दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको प्रलय के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रलय के बाद सृष्टि की रचना किस प्रकार होती है। सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रलय क्यों आती है। दोस्तों, आपको पता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, सभी में निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और जब ये विकास अपने चरम पर पहुंच जाता है तब प्रलय आती है और प्रलय के बाद सृष्टि की रचना होती है। इस सृष्टि में पहले की तुलना में अधिक उन्नत जीव व निर्जीव चीजों का निर्माण होता है। तो प्रलय का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सृष्टि और अधिक उन्नत होकर प्रकट होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रलय के बाद सृष्टि की रचना किस प्रकार होती है। प्रलय के बाद ब्रह्मांड में जितनी भी स्थूल चीजें होती हैं वो सब ईश्वरीय कण में परिवर्तित हो जाती हैं। ईश्वरीय कण को वैज्ञानिक बोसोन कण के नाम से जानते हैं। बोसोन कण को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये अदृश्य होता है, पर इसका अपना द्रव्यमान व आकर्षण शक्ति होती है। जिस प्रलय के बाद बोसोन कण बनते हैं उनकी प्रकृति एक जैसी होती है, यानी बोसोन कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और आप जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण के लिए दो विपरीत प्रकृति के कणों का मिलना जरूरी होता है। अब दूसरे तरह के बोसोन कण कहाँ से आते हैं, आइए समझते हैं। ये ब्रह्मांड अनंत है और इस ब्रह्मांड में करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर कई स्थानों पर प्रलय चलती रहती है और जब दो या दो से अधिक स्थानों पर प्रलय होती है तो वहां से निकलने वाले बोसोन कणों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है और इस प्रकार प्रलय के बाद बोसोन कण अपने स्थान से विपरीत प्रकृति के कणों की तरफ खिंचते हैं और लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद जब ये आपस में मिलते हैं उस समय इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। इन कणों के मिलने से अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है और एक नए कण का निर्माण होता है। इन कणों में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर इनके आपस में मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तब भी ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन ये ऊर्जा बोसोन कणों के मिलने से जो ऊर्जा पैदा होती है उसके मुकाबले बहुत कम होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो इनकी गति भी प्रकाश की गति के बराबर होती है और जब इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन की आकर्षण शक्ति अपनी तरफ खींचती है तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ये प्रोटॉन तक नहीं पहुंच पाते और जिस प्रकार कोई उपग्रह किसी ग्रह के चक्कर लगाता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बने केंद्र का चक्कर लगाने लगते हैं। इस प्रकार परमाणु का निर्माण हो जाता है। दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और फिर अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं और पदार्थ से एक कोशिकीय जीव बनते हैं। एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं और जब बहुकोशिकीय जीव मिलते हैं तो विशाल जीवों का निर्माण होता रहता है। जीवों में विकास निरंतर चलता रहता है और यह जीवों का विकास एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीनोम के द्वारा पहुंचता रहता है। प्राकृतिक परिस्थितियां जीवों को अपने अनुकूल बनाने के लिए इनके जीनोम में नई नई संरचनाएं जोड़ती रहती है और जीव निरंतर नए नए तरह के विकास से गुजरता रहता है और नई नई जीवों की प्रजातियां पैदा होती रहती हैं। इन सब की शुरुआत से पहले ब्रह्मांड में दो प्रलय के बोसोन कणों के टकराने से सूर्य जैसे चमकते तारे पैदा होते हैं और फिर इन बड़े तारों की आकर्षण शक्ति के कारण उससे छोटे पिंड इनके उपग्रह बन जाते हैं और जब इनके उपग्रहों का तापमान कम होने लगता है तब सबसे अनुकूल परिस्थितियों वाले ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति होती है और फिर जीव निरंतर विकास करते हुए अरबों साल में अपने विकास के चरम पर पहुंच जाता है। सूर्य का तापमान भी अपने उच्चतम स्तर पर होता है, तब फिर एक बार प्रलय की शुरुआत होती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गति का नाम सृष्टि है और सृष्टि के रुकने का नाम प्रलय है।